प्यारे साथियों नमस्ते, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज फाइनली अपन इस चैप्टर को कंक्लूड कर रहे हैं, सारे क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। वैसे क्वेश्चन आंसर्स को एकदम से नहीं देखेंगे, एक छोटा सा टॉपिक है एक्सक्रीशन इन प्लांट्स की। ये जो प्लांट्स हैं इनमें भी तो वेस्ट बनता होगा, वो वेस्ट फिर कहाँ बनता है, कैसे बनता है और उसको ये लोग कैसे बाहर निकालते हैं। फिर उसके बाद आज के लेक्चर में अपन ना चैप्टर के जो भी इंटेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब चैप्टर के अंदर अपने जो क्वेश्चन दे रखे होते हैं ना, डब्बा बना हुआ होता है, ब्लू कलर के क्वेश्चन लिखे हुए रहते हैं हर टॉपिक के बाद में, तो उसमें से कुछ एक तो हम पहले कर चुके हैं, वो देख लेंगे कौन सा है। फिर जो नहीं किए हैं उनको आज के इस लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे पूरा फ्लो में। मैं आपको पेज नंबर्स भी बता दूंगा कि कौन से पेज नंबर पर बुक में वो क्वेश्चन कहाँ पर दे रखा है, किसका आंसर कैसे लिखना है, कैसे नहीं लिखना है, कितना लिखना है। तो आज की क्लास दरअसल ना मार्क्स कैसे लाएं उसके ऊपर बेस्ड है। हमने समझ लिया, अच्छा साहब हमने तो बहुत कुछ समझ लिया, हमें तो पता है हार्ट कैसे काम करता है, हमें तो आर्टरीज, वीन्स और कैपिलरी सब कुछ पता है, हमको तो लिम्फ क्या होती है। लेकिन द क्वेश्चन रिमेन्स कि क्वेश्चन एग्जाम में क्या पूछा जाता है और कितने क्वेश्चन, मतलब किस क्वेश्चन में कितना लिखना होता है। अगर हम हर क्वेश्चन में 2-2 पेज भरने लग जाएंगे एग्जाम में तो हमारा पेपर ही पूरा नहीं हो पाएगा। तो हमें थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकल होकर के यहाँ पर सोचना पड़ेगा, स्ट्रेटेजी बना करके हमें आंसर्स करने पड़ेंगे। तो देखो आ जाओ शुरू करते हैं जल्दी से। एक्सक्रीशन इन प्लांट से शुरू कर रहे हैं। आज का लेक्चर थोड़ा लंबा होगा, थोड़ा सा पेशेंस के साथ सब्र बना करके बैठना, क्योंकि खूब सारे क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने हैं अपने को। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, प्लांट्स के पास कोई भी एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं है, कोई स्पेसिफिक एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स नहीं होते प्लांट्स के पास में। जैसे हमारे पास में है, बोला किडनी है हमारे पास में यूरेटर्स हैं, किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स हैं, फिर ब्लड का सर्कुलेटरी सिस्टम है हमारे पास में जो पूरे वेस्ट को पूरा बॉडी में घुमाता है, फिर उसको किडनी के पास ले जा करके छोड़ देता है। लेकिन प्लांट्स के पास में चक्कर ही नहीं ऐसा कुछ। तो प्लांट्स का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है ना वो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। बोला वेस्ट आ गया साहब, पत्ती खराब हो गई, क्या करें? बोले झाड़ दो सिंपल, समझ में आई बात। बोले साहब ये गोंद बन रही है, गम बन रही है, अपन को पता है गम बनती है प्लांट्स में से, तो वो प्लांट्स का दरअसल वेस्ट होती है, हमारे तो काम की होती है लेकिन उनका वेस्ट है। तो बोले क्या करें इसका, प्लांट बोले बाहर निकाल दो उसको, सिंपल। तो प्लांट्स का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम भी है वो भी कंपैरेटिवली बहुत ही ज्यादा सिंपल है। तो यहाँ देखो, दे रिमूव वेस्ट सब्सटेंसेस थ्रू वेरियस पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी। वो अपनी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में से वेस्ट को बाहर निकाल देते हैं। अब यहाँ एक बार समझना पड़ेगा कि हमारे पास ना प्लांट्स में 3 तरह के वेस्ट होते हैं। उनमें से पहले वेस्ट है गैसियस वेस्ट। अच्छा, गैसियस वेस्ट कौन से समझना। प्लांट्स में जब रेस्पिरेशन होता है, तो रेस्पिरेशन से कौन सी गैस निकलती है वेस्ट की फॉर्म में, आप सबको पता है, कार्बन डाइऑक्साइड। हमारी बॉडी में भी गैसियस वेस्ट कौन सा निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। सेम प्लांट्स के साथ है, प्लांट्स की बॉडी में भी क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या होता है, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, और फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स जो वेस्ट प्रोडक्ट बनाते हैं, जो बाय प्रोडक्ट बनाते हैं, वो होती है ऑक्सीजन। तो मतलब देखा जाए ना तो प्लांट में दोनों गैसेस बनती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है और ऑक्सीजन भी बनती है। अब होता क्या है कि प्लांट ना फोटोसिंथेसिस बहुत ज्यादा करता है, तो वो जो खुद कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है ना वो तो काम में खुद के ले ही लेता है, साथ ही साथ में बाहर के एटमॉस्फेयर से भी मांग करके खुद के काम में ले लेता है। तो निकलती दोनों है, पहले तो आपको ये बात समझनी है। तो अब एक बार के लिए मान लो कि ऑक्सीजन भी प्लांट का वेस्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड भी प्लांट का वेस्ट है। तो प्लांट क्या करता है, उनको स्टोमाटा से अपन ने पढ़ा है, स्टोमा जो छोटे छोटे छेद हैं लीव्स के नीचे की तरफ ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो प्लांट क्या करता है, उनमें से उस गैसियस वेस्ट को बाहर निकाल देता है। और ये किस मेथड से होता है, हमने समझा था, ये होता है डिफ्यूजन से। देखो यही लिखा है अपन ने, प्लांट्स प्रोड्यूस 2 गैसियस वेस्ट प्रोडक्ट्स, दैट इज ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। क्या क्या देखो सुनो, फोटोसिंथेसिस में तो ऑक्सीजन बनती है और कार्बन डाइऑक्साइड किस में बनती है, रेस्पिरेशन में बनती है। तो थोड़ा सा दिमाग खोल लो, थोड़ा दिमाग को बड़ा करो। ये मत सोचो कि प्लांट से तो वेस्ट निकलता ही नहीं है भैया, हम तो गलत पढ़ा रहे हैं आपको, नहीं ऐसा नहीं है। प्लांट से दोनों ही जो गैस हैं वो वेस्ट की फॉर्म में निकलती है। एक्सक्रीशन ऑफ गैसियस वेस्ट इन प्लांट्स टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमाटल पोर्स ऑन लीव्स। ये भी अपन ने समझ लिया, स्टोमाटल जो पोर्स है उनसे ये गैसियस वेस्ट बाहर आ जाता है। ऑक्सीजन जो रिलीज हो रही है फोटोसिंथेसिस में, वो रेस्पिरेशन के लिए काम में आ जाती है प्लांट के, और जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है रेस्पिरेशन से, वो फोटोसिंथेसिस के काम आ जाती है। वो गैस वहां काम आ जाती है, वो गैस वहां काम आ जाती है। O2 एंड CO2 आर रिमूव्ड थ्रू डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के प्रोसेस से अगर बाहर निकालनी है ये कोई गैस या अंदर लानी है बाहर से इनमें से कोई गैस, तो डिफ्यूजन के प्रोसेस से ये काम भी हो जाता है।
अब देखो दूसरे तरह का वेस्ट कैसा हो गया प्लांट में, लिक्विड वेस्ट। पहला हो गया गैस वाला, दूसरा हो गया लिक्विड, और तीसरा ऑब्वियस सी बात है सॉलिड वेस्ट हो जाएगा। तो लिक्विड वेस्ट क्या है, एक्सेस ऑफ वाटर। वाटर अगर ज्यादा है प्लांट की बॉडी में तो उसको बाहर निकालता है। तो हमने पढ़ा था सबसे ज्यादा, अगर हम यूं समझें ज्यादा एक्सेस वाटर को बाहर कैसे निकालते हैं हम प्लांट में, तो द मेथड इज हम ट्रांसपिरेशनल पुल होता है प्लांट में। हमने पढ़ा था कि 90% से भी ज्यादा जो प्लांट का एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर है उसको पुल करके, उसको खींच करके प्लांट अपने से बाहर निकालता है। किस फोर्स से, किस पुल के कारण, ट्रांसपिरेशनल पुल के कारण। बाकी एक दो चीजें और भी वो भी देखते हैं कौन सी है। तो देखो प्लांट की जो बॉडी है ना, उससे भी जो स्टोमाटल पोर्स हैं, स्टोमाटा जो है उनसे भी जो है वाटर बाहर निकलता है और ट्रांसपिरेशन से ही निकलता है, ये तो पता है अपने को। और उसके अलावा जो फ्रूट्स का सरफेस है, जो स्टेम्स हैं, आपने देखा होगा ना टहनियों पर भी पानी की बूंदें रहती हैं बाहर सरफेस पे। फ्रूट जो लगे हुए होते हैं ना प्लांट्स में, उनके सरफेस पर भी वाटर की ड्रॉपलेट्स रहती है। तो वो प्लांट के अंदर का वाटर ही सरफेस पर आता है बाहर, और सरफेस से बाहर से इवेपोरेट हो जाता है। फिर कह रहे हैं द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन ऑफ वाटर इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। ये हमने पढ़ा है। ये सारा सबसे ज्यादा जो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी, ट्रांसपिरेशन पुल की। और हमने ये भी पढ़ा था कि ये जो वाटर का ट्रांसपिरेशन है ये किस में हेल्प करता है, प्लांट के टेम्परेचर रेगुलेशन में हेल्प करता है। कहने का मतलब ये है कि टेम्परेचर जो है प्लांट का, जैसे हमें अगर गर्मी लगती है तो पसीना बाहर निकाल देते हैं, वैसे ही प्लांट अगर बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है तो वो पानी बाहर निकाल देता है। तो पानी उसकी गर्मी को लेकर के ऊपर आसमान में उड़ जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। तीसरा है हमारे पास में ऑर्गेनिक बाय प्रोडक्ट्स। ऑर्गेनिक बोले तो कार्बनिक, मतलब जिनमें कार्बन है। हिंदी में ऑर्गेनिक को हम लोग कार्बनिक बोलते हैं। कार्बन से जो बने हुए, हमने समझा था कार्बन और हाइड्रोजन दोनों ही यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। इनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं किनके, जो भी ये वेस्ट है, जो भी चीजें, जो भी मटेरियल है। तो क्या कह रहे हैं, कौन से वेस्ट हैं, दीज वेस्ट आर स्टोर्ड इन डिफरेंट फॉर्म्स एंड डिफरेंट पार्ट्स। ये प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में स्टोर हो रखे होते हैं। अच्छा कौन से हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल गम गोंद आती है ना, पेड़ों की गोंद, आपको ध्यान होगा, आप मम्मी से दादी से पूछ लेना, वो बता देंगे, मिलती भी बाजार में, हमारे काम की होती है। फिर ऑयल्स, अलग अलग प्लांट्स के ऑयल्स होते हैं। यूकेलिप्टस ऑयल, इस प्लांट का ये ऑयल, उस प्लांट का वो ऑयल, खूब सारे ऑयल्स आते हैं, हमारे लिए यूजफुल होते हैं, प्लांट का वेस्ट होता है, प्लांट बाहर निकाल देता है। लेटेक्स और रेजिन है। छोटा सा होमवर्क है आपके लिए कि ना अपने इंटरनेट पे सर्च करना आप, लेटेक्स और जो रेजिन है ये कहाँ काम आते हैं हमारे डेली लाइफ में, रूटीन लाइफ में, किन किन चीज़ों को बनाने में ये काम में आते हैं। तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग जो है रिजल्ट्स यहाँ पर पता चलेंगे। जैसे राल, रेजिन को हम लोग हिंदी में राल बोलते हैं। तो आप ये ढूंढना, ये ना पक्का सा आपका होमवर्क है ये वाला। आर सम वेस्ट प्रोडक्ट्स स्टोर्ड इन प्लांट पार्ट्स लाइक बार्क, स्टेम एंड लीव्स, या एटसेट्रा। भाई ये जो वेस्ट है ना ये कहाँ स्टोर होता है प्लांट में, बार्क में। बार्क समझ से छाल में, कहते हैं ना नीम की छाल है, अर्जुन की छाल है। छाल मतलब जो मोटा ट्रंक है उसका, प्लांट का पूरा ट्री का, तो उसके ट्रंक के बाहर जो सूखे सूखे नहीं, वो जैसे नीम के वो बन जाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, छाल ही बोलते हैं, तो वो उसी को बोल रहे हैं बार्क। तो उसमें प्लांट अपना वेस्ट इकट्ठा कर लेता है, बोलता है निकालो उसको, ले जाओ आप। और स्टेम्स में भी ये वेस्ट इकट्ठा हो जाता है, और साथ ही साथ में लीव्स वगैरह में भी ये वेस्ट इकट्ठा हो जाता है। लीव्स में वेस्ट इकट्ठा हो जाता है, लीव्स पुरानी हो जाती हैं, प्लांट उसको शेड कर देता है। तो वो एक तरह से उनका एक्सक्रीशन का मेथड है कि वेस्ट जो है बाहर निकाल दो। और देखो इवेंचुअली प्लांट शेड ऑफ दीज पार्ट्स, ये जो सारे पार्ट्स हैं इवेंचुअली धीरे धीरे प्लांट क्या करता है, उनको अपने से बाहर ही निकाल देता है। वेरी सिंपल। ऑयल प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ऑरेंज, यूकेलिप्टस, जैस्मिन, लेटेक्स फ्रॉम रबर ट्रीज। देखो ये तो ऑयल के एग्जांपल हो गए, ऑरेंज, यूकेलिप्टस, जैस्मिन तक, यहां तक। फिर उसके बाद कह रहे हैं देखो लेटेक्स कहां से बन रहा है, रबर ट्री से बन रहा है। और उसके बाद में पपाया ट्री से, या गम जो है वो कहां से बन रहा है, एकेशिया से बन रहा है। और ये सारे क्या हैं, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्टोर्ड वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं। ये अलग अलग वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं। आपको एक दो ध्यान रखने हैं, हमारी बुक में मैं सच बताऊं आपको इतने सारे बता भी नहीं रखे हैं अपने को, सो यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल। बस थोड़ा सा मन में आइडिया रखो, 3 तरह के वेस्ट होते हैं, 2-3 सॉलिड वेस्ट का याद रख लो। लिक्विड वेस्ट तो पता ही है आपको, वाटर हो गया, और गैसेस वेस्ट आपको पता ही है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। वेरी सिंपल। थोड़ा सा स्पीड में ही चलेंगे अब अपन, क्योंकि अपन चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, क्वेश्चन आंसर में ज्यादा टाइम नहीं देंगे अपन। तो देखो अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, समटाइम्स प्लांट्स इवन एक्सक्रीट इनटू द सॉइल। प्लांट्स काफी बार क्या करते हैं, अपना कचरा मिट्टी में ही निकाल देते हैं बाहर, प्रॉब्लम ही खत्म कर देते हैं वहीं के वहीं।
एक्सक्रीशन जो है, अगर एक्वेटिक प्लांट्स हो, मतलब ऐसे प्लांट्स जो पानी में उग रहे हैं, तो वो प्लांट क्या करते हैं, डिफ्यूजन से पानी में कचरा निकाल देते हैं बाहर। होते हैं ना समुद्र में, जो हम समुद्र किनारे जा रहे हैं, नदियों में, तालाब में, झील वगैरह में भी प्लांट उगते हैं, छोटे छोटे रहते हैं अंदर प्लांट्स। तो वो प्लांट्स क्या करते हैं, उस पानी में ही अपना जो कचरा है डिफ्यूजन से बाहर निकाल देते हैं। ये आप देखोगे, ये रेजिन की फोटो है और सिमिलरली ये गम की फोटो है। तो ये कहाँ काम आती हैं, प्लांट्स में से निकलती हैं। ये थोड़ा सा आप सर्च करना, सच में मजा आएगा आपको। आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। अब अपन फाइनली क्वेश्चन आंसर्स शुरू कर रहे हैं अपने चैप्टर के। सबसे पहला यहाँ पर ले रहे हैं अपन पेज नंबर 95 एनसीईआरटी की बुक का। तो ये क्वेश्चंस हैं हमारे पास में, देयर आर अराउंड 4 क्वेश्चंस। अब सुनना, ये वाले चारों क्वेश्चंस जो है ना, हम नहीं करेंगे इस लेक्चर में। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हम इस चैप्टर के फर्स्ट जो लेक्चर था ना, उसी में इन चारों क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिए पहले। तो ये 4 नहीं कर रहा मैं डिस्कस, सीधा आगे चल रहे हैं अपन। आगे कौन सा पेज नंबर है, पेज नंबर 101। तो सीधा यहां से अपना डिस्कशन शुरू कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन एंड हीटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। बच्चों वाला क्वेश्चन है, मतलब यूं समझो आप मेरे बताए बिना लिख सकते हो ये इस क्वेश्चन का आंसर, और ये भी शायद अपन पहले डिस्कस कर चुके। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन क्या है, ऑर्गेनिज्म खुद का फूड खुद प्रिपेयर करता है और किसी और पर डिपेंडेंट नहीं होता। यहां लिखोगे कि भैया जो हीटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन का प्रोसेस है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, खुद का खाना जो है खुद तो प्रिपेयर नहीं करता है और दूसरे पर डिपेंडेंट होता है ऑर्गेनिज्म पर खाना खाने के लिए। भाई ऑटोट्रोफिक किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, खुद का खाना खुद बनाता है फोटोसिंथेसिस करके। यहां कुछ और है कथा। फिर यहां क्या कह रहे हैं, फूड इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम CO2 वाटर एंड सनलाइट। जो कौन सा प्रोसेस है, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन का प्रोसेस है, इसमें खाना बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए। रॉ मटेरियल क्या है, ये रहा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, खत्म। यहां ऐसा कुछ नहीं है, फूड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड विद दीज। ये तीनों चीजें अगर आप ले लोगे तो खाना नहीं बना सकते। मैं कार्बन डाइऑक्साइड ले लूं, मैं पानी पी लूं, मैं धूप में जाके बैठ जाऊं, कुछ ही समय में शरीर ना बंद हो जाएगा। फिर कह रहे हैं क्लोरोफिल रिक्वायर्ड है फूड प्रिपरेशन के लिए, और यहाँ पर क्लोरोफिल की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें कोई ज़रूरत नहीं है, गमोरा को होगी। गमोरा कौन, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी दिखा था ना, वो ग्रीन ग्रीन क्रिएचर, वो इंसान जैसा दिखाया है लेकिन ग्रीन कलर का दिखाया है। तो बोला ये एलियन है, इनका ये जहाँ से आते हैं ना उधर सन से ले लेते होंगे एनर्जी, खुद ही फोटोसिंथेसिस कर लेते होंगे। मैं मजाक कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ ध्यान दो। फिर कह रहे हैं हम ग्रीन प्लांट्स एंड सर्टेन बैक्टीरिया हैव ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कौन कौन कर रहे हैं ऐसा, ग्रीन प्लांट्स तो करते ही करते हैं, एंड देयर आर सो मेनी बैक्टीरिया जो क्या करते हैं, इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन से खाना खुद का बना लेते हैं। बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसा करते हैं। और हीटरोट्रोफिक की अगर बात करें तो कुत्ता, बिल्ली, शेर, सूअर, हम, आप, ये सब कौन है, हीटरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। अपन आगे बढ़ सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन उसी पेज का 101 का, Where do plants get each of these raw material required for photosynthesis? अभी हमने पढ़ा कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है, पानी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और सनलाइट चाहिए। तो ये कहाँ से मिलता है प्लांट को, बोला बहुत सिंपल है। देखो CO2 कहाँ से मिलती है, एटमॉस्फेयर से मिल जाती है। कैसे आती है, स्टोमाटा से आती है। प्रोसेस क्या है आने का, डिफ्यूजन, वेरी सिंपल। सेकेंड क्या लिखोगे, वाटर अब्सॉर्ब्ड बाय प्लांट्स रूट्स फ्रॉम द सॉइल। पानी कहां से अब्सॉर्ब होता है, रूट में से। आप बोलो नहीं नहीं साहब हम तो ऊपर से जाके देते हैं पानी ऐसे टिचक टिचक करके, ना ऐसा नहीं होता। और नहीं लेता प्लांट, वो बस हद से हद क्या होगा, प्लांट का टेम्परेचर रेगुलेशन अच्छा हो जाएगा। पत्ती पे जाके फिसक फिसक करोगे ना अगर आप भी, तो होगा क्या, सनलाइट में पत्ती से पहले मॉइस्चर जाएगा और फिर प्लांट का बाकी जाएगा, तो टेम्परेचर रेगुलेशन होगा। लेकिन प्लांट जो काम में लेता है ना पानी, जो जाइलम से जाता है, वो तो रूट में से ही आता है, ये ध्यान रखना है। तीसरा क्या है, लाइट एनर्जी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सन। मोस्टली मतलब सबसे बड़ा अर्थ के पास में आपको पता है एनर्जी का सोर्स क्या है, वो है सन। उससे छोटा सोर्स देखें तो छोटे मोटे तो ये आर्टिफिशियल लाइट्स हैं, जैसे इस रूम में हमने 15-16 लाइट्स लगा रखे हैं ताकि ये वीडियो अच्छे से रिकॉर्ड हो सके। तो आपने मिस्टर बीन वाला मैं एपिसोड याद दिलाता हूँ, फिर वो कुकुम्बर था, पता नहीं क्या उगाया था उन्होंने, इतना बड़ा कद्दू पता नहीं क्या था। तो उसमें वो लाइटों पे, दिन को तो सनलाइट में फोटोसिंथेसिस करवाते थे उस प्लांट से, और रात को लाइटें लगा देते थे खूब सारी। तो कहने का मतलब ये है कि जो आर्टिफिशियल एनर्जी है ना, आर्टिफिशियल लाइट है, उससे भी लाइट एनर्जी प्लांट ले सकता है, लेकिन फिर भी मोस्टली सारी एनर्जी कहाँ से आती है, सनलाइट से ही आती है। और ये किसके लिए है, सोर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, मतलब इसी से फिर फोटोसिंथेसिस हो पाता है।
आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया। देखो छोटा सा क्वेश्चन, छोटा सा आंसर, वेरी सिंपल। ऐसे क्वेश्चंस 1 नंबर 2 नंबर में एग्जाम में आते हैं। अभी तो पैटर्न भी अपना बदला है, तो एक पेपर में तो हमें केवल ऑब्जेक्टिव्स देने हैं। तो चलो खैर, बात दरअसल ये है कि चलो कल को हम 11th में जाएंगे, कल को हम 12th में भी जाएंगे, तो वहां पर तो हमें थ्योरी अच्छे से पता होनी चाहिए ना। थ्योरी तो हमें समझनी है, उसके पास में उसके लिए हमारे पास में कोई चॉइस नहीं है। और फिर अगर कभी हमें सब्जेक्टिव आंसर्स भी लिखने पड़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए सब कुछ। तो हमें पढ़ना तो सब कुछ है और बहुत अच्छे से पढ़ना है। हम आपको न्यू पैटर्न के हिसाब से भी सब कुछ बताने वाले, लेकिन हम एनसीईआरटी को तो बहुत अच्छे से करेंगे ही करेंगे। आ जाओ बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन के अलावा यहाँ पर एक पॉइंट आ गया, देखो बच गया था, न्यूट्रिएंट्स। प्लांट को केवल ये चीजें नहीं बल्कि कुछ एक न्यूट्रिएंट्स की भी जरूरत होती है। तो वो न्यूट्रिएंट्स क्या सॉइल में से ही आ जाते हैं, जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं ना, तो वो वाटर के साथ सॉइल में से ही प्लांट में आ जाते हैं। ये चीजें हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ एसिड इन आवर स्टमक। तो रोल ऑफ एसिड इन आवर स्टमक हम पढ़ चुके हैं। एसिड क्या है, हीरो है हमारी पिक्चर का? नहीं, हीरो नहीं है। हीरो का कौन है? डायरेक्टर। कि अरे साहब आप जैसे बोलेंगे वैसा होगा, समझ गए, याद आ गया। हीरो कौन था हमारा स्टमक में? पेप्सिन, एंजाइम पेप्सिन। और ये कौन था? असिस्टेंट। तो देखो क्या एसिड का रोल है, टू मेक एसिडिक मीडियम विच इज नेसेसरी फॉर द एक्टिवेशन ऑफ द एंजाइम पेप्सिन। जो पेप्सिन एंजाइम है, एसिडिक मीडियम आते ही ना एक्टिवेट हो जाता है, ऐसे बॉक्सिंग रिंग में आकर के कहता है कि ओके सर, डन सर। अभी दिशुम दिशुम करना चालू कर देता है किसकी? प्रोटीन की। प्रोटीन को तोड़ना चालू कर देता है, टुकड़े टुकड़े करना चालू कर देता है। तो ये रोल है किसका? एक तो काम है किसका? HCl का। और काम क्या है देखो, टू किल बैक्टीरिया विच द फूड में कंटेन। मैंने एक मूवी देखी थी, आपने भी देखी होगी, हीरोज शायद उसका नाम है। तो वो हमारे कंट्री के आर्मी पर्सनल के ऊपर बना रखी थी मूवी, अच्छी मूवी थी। तो उसमें वो ढाबे पे खाना खाने जाते हैं, तो वो एक लड़के को कहता है, ढाबे वाले लड़के को, कि आप है ना ये थाली कितनी गंदी लाए हो, इसको तो क्या आप अपने ये बनियान से और अपने कपड़ों से पोंछ करके लाए हो क्या? इसको अच्छे से साफ करके लाओ। तो बच्चा सही से साफ करके लाया होता है, लेकिन फिर वो ले जाता है और गुस्से में उन अंकल की जो थाली थी ना, उसको अपने कपड़ों से, गंदे मैले कपड़ों से पोंछ के लाता है। कहता है लो मैंने अब अच्छी साफ कर दी है। तो मेरे कहने का, मैं यहाँ पे जो पॉइंट मेंशन करना चाह रहा हूँ कि हमारे साथ क्या होता है, काफ़ी बार हम कभी ढाबे पे खा लेते हैं, कभी हम कहाँ खा लिए, कभी अभी तो खैर कोविड में हम ध्यान रखते हैं सब जने काफ़ी ज़्यादा, लेकिन ऐसा करते हैं हम लोग यूजुअली। बाहर खाते हैं तो ध्यान नहीं देते इतना। पानी पताशे वाला हमारे सर जो थे, हमारे मैथमेटिक्स वाले सर, वो कहते थे कि कॉलेज के बाहर जो पानी पताशे वाले खड़े रहते हैं, उनका अगर वो कपड़ा देख लो आप साफ़ करने का, जिससे वो सब कुछ पोंछते हैं, तो उसको जन्म जन्म से जो है शायद ऐसा लगता है कि उन्होंने कभी धोया नहीं होगा। तो वो वहाँ पे रहता है, हाइजीन का ध्यान इतना हर कोई नहीं देता, तो उसमें बैक्टीरिया बहुत सारे होते हैं। तो वो बैक्टीरिया हम खा रहे हैं, पानी पूरी मान लो, तो हमारे पेट में ही जा रहे हैं कहीं ना कहीं पर। तो हमारा जो सिस्टम है ना, फिर भी हमारी बॉडी का वो बहुत अच्छा है, वो हमें काफ़ी हद तक इन चीज़ों से बचा लेता है। जैसे हमने पढ़ा था लार में हमारा जो सलाइवा था, उसमें हमारे पास में लाइसोसोम्स थे, वो बचा लेते हैं बैक्टीरिया से। सिमिलरली HCl एसिड है, तो जो बैक्टीरिया स्टमक में पहुंचते हैं ना, ये उनको वहाँ खत्म कर देता है। वो रह नहीं पाते, जिंदा नहीं रह पाते इस मीडियम में, वो खत्म हो जाते हैं सारे के सारे। तो हमारा सिस्टम हमें बचा लेता है, समझ रहे हो। लेकिन मैं फिर भी ये ना मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ आप लोगों को कि गंदे से गंदा जाकर के गड़बड़ में बिना हाइजीन का ध्यान रख करके आप खाओ चीज़ें। तो जितना हो सके हमें तो ध्यान रखना ही है, लेकिन स्टिल बॉडी का अच्छा उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन है हमें ठीक रखने में। समझ में आ गया आपको ये वाला क्वेश्चन? छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। एंजाइम की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, ठीक है, एंजाइम की डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ी थी। अब यहां पर देख रहे हैं कि फंक्शन क्या है। तो क्या कह रहे हैं, द फूड वी ईट इज कॉम्प्लेक्स इन नेचर। जो खाना हम खा रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स है, वो सीधा हमारी सेल्स काम में नहीं ले सकती। तो कह रहे हैं दैट इज दे कंटेन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, क्योंकि उनमें कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स है, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, उनको तोड़ना है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बनाना है। डाइजेस्टिव एंजाइम्स ब्रेक डाउन दीज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर सिंपलर मॉलिक्यूल्स so that they can be absorbed by the walls of the intestine। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। क्या कह रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, ये जो हमारे एंजाइम्स हैं ये क्या करते हैं, फाइनली उस सबको क्या कर देते हैं, जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं उनका ब्रेक डाउन कर देते हैं, सिंपलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, ताकि स्मॉल इंटेस्टाइन में या आगे कहीं लार्ज इंटेस्टाइन में वो जो है अब्जॉर्ब हो जाए, हमारी बॉडी में वॉल्स में अब्जॉर्ब हो जाए और बॉडी उनको यूज कर सके। दैट्स वेरी सिंपल।
तो बस इतनी सी बात है, एंजाइम्स का इतना सा ही काम है। बाकी हमने एंजाइम्स की ये भी डेफिनेशन पढ़ी थी कि एंजाइम्स ऐसे बायोकेमिकल्स हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, खुद यूटिलाइज नहीं होते, खुद खर्च नहीं होते, दे देमसेल्व्स डू नॉट गेट कंज्यूम्ड, लेकिन खाने को पचा देते हैं, पचाने में हेल्प करते हैं। ऐसा हाउ इज द स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन टू अब्सॉर्ब डाइजेस्टेड फूड? स्मॉल इंटेस्टाइन का कैसा बना हुआ है स्ट्रक्चर, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है आपसे। तो हमें फिर याद आ जाना चाहिए विलाय, विलस, हाँ सर पढ़ा था सर, स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, न्यूमरस, तो वो सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं अब्जॉर्प्शन करने के लिए। सर आ गया सर आंसर, ये चलना चाहिए दिमाग में। स्मॉल इंटेस्टाइन हैज स्मॉल प्रोजेक्शंस कॉल्ड एज माइक्रोविलाय, उनमें छोटे छोटे से प्रोजेक्शंस हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिनको हम लोग विलाय बोलते हैं, माइक्रोविलाय, विच इंक्रीज द सरफेस वॉल्यूम विच मेक अब्जॉर्प्शन मोर इफेक्टिव। तो वो सरफेस एरिया जो है, सरफेस का जो वॉल्यूम है वो उसको बढ़ा देता है, और उससे क्या होता है, अब्जॉर्प्शन इफेक्टिव हो जाता है, बहुत ज्यादा अब्जॉर्प्शन एक साथ में हो सकता है। इसको हमने डिटेल में समझा था। विद इन द विलाय, उनके अंदर क्या होता है, विलाय के अंदर न्यूमरस ब्लड वेसल्स, छोटी छोटी कैपिलरीज ब्लड वेसल्स थी, हमने देखा था, दैट अब्सॉर्ब डाइजेस्टेड फूड एंड कैरी इट टू दी ब्लड स्ट्रीम। वो उसको क्या करती है, फूड का अब्जॉर्प्शन करती हैं और उसको ब्लड में ले जा करके एक एक सेल के पास उसको ले जाती। सिंपल है। फिर पढ़ा था ना अपन ने, ये तो डाइजेशन था, फिर अब्जॉर्प्शन, फिर इसके बाद असिमिलेशन और इजेशन, ये पढ़ा था अपन ने। तो ब्लड ट्रांसपोर्ट्स फूड टू ईच पार्ट ऑफ आवर बॉडी, और फाइनली ब्लड जो है वो फूड ट्रांसपोर्ट कर रहा है बॉडी में हमारे। ये लास्ट वाली लाइन तो नहीं भी लिखोगे तो चलेगी, यहां तक 2 पॉइंट्स आपको समझाने होते हैं एग्जाम में। विलाय ड्रॉ करने की कोई जरूरत नहीं है, विलस ड्रॉ करने की कोई जरूरत नहीं है। पिछले लेक्चर्स में जब अपन ने पढ़ा था तो उसको अपन ने ड्रॉ करके पेंटिंग डायग्राम सब कुछ दिखाया था, लेकिन करने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखो अगले पेज पर आ गए अपन, अब अपन है पेज नंबर 105 पर। तो 105 के क्वेश्चन आंसर्स ले रहे हैं। अभी अपन ने आई गेस 101 के लिए थे, और उससे पहले उसके पहले वाले पहले ही कर चुके हैं अपन। तो देखो क्या है क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, मैंने सीधा यहाँ पर अलग से भी ले लिया है, 4 क्वेश्चन है, ये रहा। व्हाट एडवांटेजेस ओवर एन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म डज अ टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हैव विद रिगार्ड ऑब्टेनिंग ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन? अब समझना, काफी सारे क्वेश्चन होते हैं ना, एनसीईआरटी हमें केवल समझाने के लिए पूछती है कुछ, ये क्वेश्चन को समझना जरूरी है। अभी तक जो क्वेश्चन थे ना वो स्ट्रेट फॉरवर्ड थे कि है ना क्या क्या रिक्वायर्ड है फोटोसिंथेसिस के लिए, या प्लांट को क्या रॉ मटेरियल चाहिए होता है, ऐसे डायरेक्ट। लेकिन ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है। समझना ये क्वेश्चन क्यों पूछा है। हमें हमारी बुक में एक एक्टिविटी दे रखी है, उस एक्टिविटी में क्या बोला हमें करने को कि क्या करो, आप एक्वेरियम जाओ, फिश जहां रहती है उसको है ना, फिश को ऑब्जर्व करो। तो आप देखोगे ना फिश ऐसे करती रहती है, मुंह खोलती बंद करती, खोलती बंद करती, खोलती बंद करती। मैं सोचता था यार इतना कितना खाना खाती है, तो दरअसल वो खाना खाने के लिए मुंह खोल रही मुंह बंद कर रही ऐसा नहीं है। फिश क्या करती है, वाटर में डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन काम में लेती है खुद के। यहां पे मैं एक आपका जो मन में अगर किसी का भ्रम हो तो वो दूर कर देना चाहता हूं, दैट इज पानी का फॉर्मूला होता है H2। तो मुझे बचपन में अगर कोई कहता था कि जो फिश है ना वो भी ऑक्सीजन लेती है, तो मेरे दिमाग में क्या आता था, हाँ पानी में तो बहुत सारी ऑक्सीजन है, पानी में H2O है तो तोड़ दो ना इसको, ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन खूब सारी, पानी के हर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन है। तो फिश के ये वाली ऑक्सीजन काम नहीं आती है, ध्यान देना। फिश के पास ऐसी स्ट्रेंथ नहीं होती, ऐसी कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो इस पानी में से ऑक्सीजन को अलग कर सके। अगर ऐसी होती तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। होता क्या है कि प्लांट जो है अंदर पानी में, या फिर मान लो अगर पानी खूब सारा भरा हुआ है, तो अगर इसमें हवा जाए, जैसे मान लो लहरें आती ना किसी ओशन में, या मान लो क्या होता है नदी बह करके जाती है, तो जब नदी गिरती है ऊपर से तो खूब सारी हवा को भी अपने साथ ले जाती है अंदर। तो वाटर में काफ़ी सारी हवा डिजॉल्व रहती है, ऑक्सीजन भी फिर रहती है उसमें। सिमिलरली जैसे अगर आप देखोगे ना, तो मैंने आपको बताया था प्रोक्लोरोकोकस के बारे में, एक ऐसा बैक्टीरिया है जो ओशन में ऑक्सीजन बनाता है। तो वो फिर ऑक्सीजन बनाता है ना, तो अंदर ऑक्सीजन बनती है पानी में, ओशन में, तो वो ऑक्सीजन फिर डिसॉल्व हो जाती है। तो कहने का मतलब मेरा ये है, H2O जो पानी का फॉर्मूला है वो नहीं तोड़ सकता, मछली जो है वो नहीं तोड़ सकती, लेकिन क्या उस पानी में ऑक्सीजन डिसॉल्व हो रखी है, गैस के छोटे छोटे यूं समझो गुब्बारे हैं छोटे छोटे से। तो वो क्या करती है, मछली पानी लेती है और उसको अपने गिल्स की तरफ भेज देती है।
गिल्स में क्या होता है, उस पानी में से ऑक्सीजन अब्जॉर्ब कर लेते हैं उसके गिल्स, लंग्स के जैसा स्ट्रक्चर है वहां पे, और पानी जो है वापस उसके गिल्स में से बाहर निकल जाता है। अब होता क्या है कि हमारे को पता है कि हम लोगों के पास में एडवांटेज है। क्या एडवांटेज है? हमारे एटमॉस्फेयर में पानी जो है, हमारे एटमॉस्फेयर में, ध्यान देना आप लोग यहाँ पर, हमारे देखो एक तो यहाँ पर बात कर रहा है एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स की और दूसरा बात कर रहा है टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स की। तो क्वेश्चन का एक बार मैं मतलब बताता हूँ, फिर समझाता हूँ मैं आपको कि मैंने सारी कथा क्यों की है आपके सामने। ये कह रहा है एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स जो है ना, उनसे ज्यादा एडवांटेज है टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स को। किस मामले में? ऑक्सीजन ऑब्टेन करने के मामले में, रेस्पिरेशन के लिए। मतलब ऑक्सीजन लेने के लिए हमें ज्यादा फायदा है, ना कि किन को फायदा है? जो ओशन में रह रहे हैं, जो एक्वेटिक्स हैं, जो पानी में रह रहे हैं। तो अच्छा ये क्यों कह रहा है समझना। इसके कहने का मतलब ये है टेरेस्ट्रियल जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके चारों तरफ एटमॉस्फेयर में 21% ऑक्सीजन है। सही बात है, बोलो मैं गलत बोल रहा हूं तो। अगर हमारे चारों तरफ कितना परसेंट ऑक्सीजन है? 21% टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स में। और अगर हम यहां पर देखें कि जो पानी वाले हैं उनमें आप मानोगे नहीं, पानी में 1% से भी कम, मतलब 1% तो मैंने बहुत बड़ा नंबर बोल दिया है, 1% से बहुत 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 कम फ्रैक्शन है ऑक्सीजन का पानी में, जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है। तो मछलियों को वो थोड़ी सी ऑक्सीजन लेने के लिए भी बहुत ज्यादा पानी को अंदर लेना पड़ता है ऐसे करके, और उनको गिल्स की तरफ भेजना पड़ता है और उसमें से ऑक्सीजन को अलग करना पड़ता है। हमारे लिए बहुत आसान है, हम तो अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत आसानी से कर लेते हैं। ये है इस क्वेश्चन की समरी, समझ में आया? और इसीलिए उसने बोला था हमें बुक में कि आप जब एक्वेरियम में देखोगे ना फिशेस को मुंह खोलते हुए, मुंह बंद करते हुए, तो वो दरअसल क्या कर रही है? रेस्पिरेशन कर रही है। तो बोला आप नोटिस करो कि वो 1 मिनट में कितनी बार रेस्पिरेशन करती है, जबकि हम अगर खुद की रेस्पिरेशन की रेट देखें तो हम 6-7 बार सांस लेते हैं 1 मिनट में, ज्यादा नहीं, 8 बार हो सकता है। दौड़ रहे हैं, कुत्ता पीछे पड़ा है तो 10-12 बार भी हो सकता है। जबकि अगर हम देखें हमारा हार्ट जैसे 72 टाइम्स बीट करता है, तो वैसे ही ऑक्सीजन का भी रहता है कि हम कितनी बार रेस्पिरेशन कर रहे हैं 1 मिनट में। समझ में आया? क्वेश्चन बहुत सिंपल था। तो देखो क्या कह रहे हैं, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स ब्रीथ बाय यूजिंग एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, whereas aquatic organisms take oxygen dissolved in water. Oxygen level is high in atmosphere, कितना? लगभग 21% when compared to oxygen in water. Oxygen in water क्या होता है? वेरी करती है, तो इसलिए यहां पर हमने एक फिक्स्ड नंबर नहीं लिखा है, लेकिन आप ये मान करके चलो कि नंबर बहुत ही कम है, अमाउंट बहुत ही कम है। तो कह रहे हैं hence terrestrial organisms need not breathe fast to obtain, ये ऑब्टेन के बाद में ये ऑक्सीजन होना चाहिए, यहाँ पे गलत आ गया है ना, फास्ट टू ऑब्टेन ऑक्सीजन होगा, यहाँ पे O2 लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। और फिर आगे कह रहे हैं whereas aquatic organisms need to breathe faster to get required oxygen, इसीलिए aquatics जो है उनको तो बहुत तेज सांस लेनी पड़ती है। सेकंड क्वेश्चन, what are the different ways in which glucose is oxidized to provide energy in various organisms? ये अपन पढ़ चुके हैं, बहुत सिंपल है, मैं सीधा आपको दिखा रहा हूं, मैं ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा क्योंकि अपन पहले देख चुके हैं। हमने पहले तो पढ़ा था कि साइटोप्लाज्म में क्या होता है, जो भी है ऑर्गेनिज्म, फिर वो भले ही एरोबिक रेस्पिरेशन कर रहा है या फिर वो भले अनएरोबिक रेस्पिरेशन कर रहा है, साइटोप्लाज्म में क्या होता है, ग्लूकोज पहले ब्रोकन डाउन होता है, ग्लूकोज का टुकड़े होते हैं, किसमें होता है? 3 कार्बन कंपाउंड में, जिसको हम लोग बोलते हैं पायरुवेट, जिसको इस प्रोसेस को हम लोग ग्लाइकोलाइसिस भी बोलते हैं। ये तो हमने समझ लिया था, मतलब ग्लूकोज पहले टूटता है पायरुवेट में, कहां पर? साइटोप्लाज्म में। अब हमने ना फर्दर ऐसे देखो, ये डायग्राम है हमारे पास में एक यहाँ पर, ये वाला, ये समझा था फिर हमने बाद में कि पहले ग्लूकोज से पायरुवेट बन जाता है साइटोप्लाज्म में, फिर उसके बाद पायरुवेट से उसके ब्रेकडाउन के हमारे पास में अलग अलग मेथड्स हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे मेन तो जरूरी है ये फ्लो चार्ट। ये अगर फ्लो चार्ट आपको याद है तो ये क्वेश्चन आपको आता है, ये मान करके चलो, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो यहां पर क्या होगा, देखो यहां पर समझो आप इस बात को, हमने ये यहां लिख दिया कि सबसे पहले तो ये होता है, फर्दर फिर क्या होता है, ब्रेक डाउन टेक्स प्लेस इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म बाय डिफरेंट प्रोसेसेस। फिर उसके बाद 3 तरह के हमारे पास में प्रोसेसेस हैं। अच्छा, तो उसको हमने लिख करके भी बता दिया कि भाई पहला अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। अच्छा, किस में होता है? हमने कहा ईस्ट में होता है, लाइक ईस्ट। क्या क्या बनते हैं इसमें? इथेनॉल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है एज एन एंड प्रोडक्ट,
और एनर्जी तो बनती है। फिर हमने कहा एरोबिक भी होता है। लो भाई किस में होता है? हमने कहा भाई हम में होता है। क्या क्या बनता है? बोला बाय प्रोडक्ट इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है पायरुवेट के ब्रेकडाउन से। और किसकी हेल्प से होता है यहाँ पर ब्रेकडाउन? ऑक्सीजन की हेल्प से होता है, क्योंकि ऑक्सीजन वाला ही तो है, एरोबिक रेस्पिरेशन तो है। और फिर थर्ड में हमने यहाँ पे कह दिया लैक ऑफ ऑक्सीजन में, बोला मसल सेल्स में होता है। अच्छा यहाँ क्या बनता है? बोला लैक्टिक एसिड बनता है और उससे क्रैम्प्स भी होते हैं। लिख दिया हमने, कुछ नहीं किया, इस डायग्राम को वर्ड्स में भी लिख दिया। तो अब आपको ना ट्रिक समझनी है। अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछता है व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, क्या कह रहा है? व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड टू प्रोवाइड एनर्जी इन वेरियस ऑर्गेनिजम्स, ऐसे क्वेश्चन पूछे या थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर दें। तो आपको पता होना चाहिए कि देयर आर 3 पार्ट्स विच वी हैव स्टडीड, यू नो सो फार। हमने जितना पढ़ा है उसमें 3 हमने ऐसे पाथ पढ़े, तो तीनों याद होने चाहिए, फ्लो चार्ट याद होना चाहिए। अब अगर क्वेश्चन 2 नंबर का है तो हम क्या कर सकते हैं? सिंपल थोड़ा सा ऐसे लिख देंगे यहाँ पे और वो फ्लो चार्ट बना दो, खत्म करो। क्वेश्चन 3 मार्क्स का है तो हम क्या करेंगे? फ्लो चार्ट तो बनाएंगे बनाएंगे, वर्ड्स में भी लिख देंगे 2-2 लाइन सबकी, मतलब ऐसे 2-2 लाइन में भी उसको समझा देंगे। अब देखो अटकना कहाँ मत, इंग्लिश लैंग्वेज के चक्कर में मत अटक जाना कि तो सर हमारी तो इंग्लिश खराब है, हिंदी में तो समझ में तो आ गया हमको, लेकिन सर लिखने बैठते ना तो इज वॉज एम आर वर्क का हम तकिया कलाम कर देते हैं, कुछ ना कुछ हम गड़बड़ कर देते हैं उसमें। तो वो फिर देखो, फिर आपको अपनी लैंग्वेज पर थोड़ा सा कमांड करना पड़ेगा। बाकी अगर आपको ये फ्लो चार्ट याद है ये वाला तो दैट्स मोर देन सफिशिएंट, बेस्ट है अपने आप में। बड़े आगे बढ़े, थोड़ा सा जल्दी चल रहे हैं लेकिन भाई समझ तो पहले चुके हैं अपन, चैप्टर रिवाइज हो रहा है एक तरह से हमारा। क्वेश्चन 3 है हमारे पास में, हाउ इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रांसपोर्ट होती है? बहुत सिंपल है, देखो मन में आंसर आ जाना चाहिए, सर ऑक्सीजन तो हीमोग्लोबिन लेके जाता है। बोले अरे करेक्ट, ब्लड स्ट्रीम में डिसॉल्व होके, बेस्ट आंसर है। बोले सर कार्बन डाइऑक्साइड तो वाटर में डिसॉल्व हो जाती है ना, तो वाटर में होके प्लाज्मा में चलती होगी। बोले बस हो गया, बात खत्म, आंसर। अब देख लो बस लिखना कैसे, छोटा सा क्वेश्चन है। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन ब्लड टेक्स अप द ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर इन द लंग्स, इट कैरीज द ऑक्सीजन टू टिश्यूज विच आर डेफिशिएंट इन ऑक्सीजन बिफोर रिलीजिंग। कुछ नहीं कहा, बोला हीमोग्लोबिन जो है ब्लड स्ट्रीम में ऑक्सीजन को ब्लड उन जगहों पर पूरी बॉडी में लेकर के जाता है, टिश्यूज में जहां पर ऑक्सीजन कम है, ऑक्सीजन का अमाउंट जो है डेफिशिएंट है, कम है। फिर कह रहे हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सॉल्युबल इन वाटर, देयरफॉर इट इज मोस्टली ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम बॉडी टिश्यूज इन द डिसॉल्व्ड फॉर्म इन आवर ब्लड प्लाज्मा टू लंग्स। ब्लड प्लाज्मा, प्लाज्मा में अपने को पता है 80% से ज्यादा पानी है, 90%, तो उसमें ये फिर डिसॉल्व रहती है कार्बन डाइऑक्साइड। हेयर इट डिफ्यूजेस फ्रॉम ब्लड टू एयर इन द लंग्स। बस क्या होता है लंग्स में फिर ये कैसे डिसॉल्व हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्लड में से लंग्स में आ जाती है, लंग्स से बाहर आ जाती है, ऑक्सीजन जो है वो लंग्स में से एल्वियोलाई में से ब्लड में चली जाती है, बस डिफ्यूजन होता है। और बाकी कैसे ट्रेवल हो रही है बॉडी में, कैसे ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, वो तो आप समझ ही गए होंगे, बहुत ही आसान है। 4th क्वेश्चन, हाउ आर द लंग्स डिजाइन इन ह्यूमन बींग्स टू मैक्सिमाइज द एरिया ऑफ एक्सचेंज फॉर गैसेस। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। लंग्स में ऐसा क्या है कि एरिया बहुत ज्यादा हो रहा है लंग्स का, मतलब एट अ टाइम बहुत ज्यादा गैसेस जो हैं एक्सचेंज कर पाती हैं। आपको आंसर बहुत अच्छे से पता है, गुब्बारे हैं लंग्स में। अच्छा कौन से गुब्बारे हैं? एल्वियोलाई पढ़ा था अपन ने, एल्वियोलस कितने सारे हैं, मिलियंस, करोड़ों हैं हमारे लंग, एक एक लंग में देयर आर क्रोर्स ऑफ एल्वियोलाई। अच्छा अगर इन सारे एल्वियोलाइज को फाड़ फाड़ करके हम लगा दें दीवार पर तो कितना मीटर स्क्वायर का एरिया कवर हो जाएगा? हमने पढ़ा था अराउंड 80 मीटर स्क्वायर। तो बस ये क्या कर रहे हैं, सरफेस एरिया को मैक्सिमाइज कर रहे हैं। अब इसको हमें वर्ड्स में लिखना है, तो क्या लिखा है देखो हमने, विद इन द लंग्स द एयर पासेज डिवाइड्स इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंकाई। पहले तो लंग्स में जो हमारा एयर पाइप है वो छोटे छोटे पाइप में डिवाइड हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रोंकाई। फिर वो जो ब्रोंकाई है वो ब्रोंकियोल्स में टर्न हो जाता है। क्या पढ़ा था हमने? ट्रैकिया। ट्रैकिया 2 ब्रोंकाई में डिवाइड हुआ था। फिर ये जो एक ब्रोंकस है, ये ब्रोंकस जो है आगे चल करके और ज्यादा ब्रोंकियोल्स में डिवाइड हो जाता है। और ये फाइनली ये जो ब्रोंकियोल्स है ना, ये किस में खुलते हैं जाकर के, बलून लाइक स्ट्रक्चर में, जिसका नाम क्या है, एल्वियोला। तो पहले हमने समझा दिया कि भैया देखो बहुत सारे एल्वियोला हैं। अब हम आगे कह रहे हैं देयर आर मोर देन 400 मिलियन एल्वियोलाई इन आवर लंग्स।
तो देखो अब नंबर क्या है, मैंने ना अलग अलग वेबसाइट्स चेक की, एक आध बुक्स देखी, तो इनमें बहुत ज़्यादा वेरी कर रहा है नंबर। कहीं लिख देता है 600 मिलियन, कहीं लिख देता है 450 मिलियन, कहीं लिख देता है 480 मिलियन, और बुक में कुछ और चलता है। तो मैं कहा रिस्क नहीं लेते अपन, मैंने लिख दिया आपके लिए 400 प्लस, मोर देन 400 मिलियन। है तो करोड़, 4 करोड़ तो मैं लिख रहा हूँ, लेकिन ज़्यादा भी हो सकते हैं, है ना, कम भी थोड़े हो सकते हैं। आप मेरे को मत आ जाना बोलने की सर आपने तो बताया था, गड़बड़ कर दी, मैंने गिने नहीं है, बस किताबों में पढ़ रहा हूँ मैं। तो दी एल्वियोलाई प्रेजेंट इन दी लंग्स प्रोवाइड मैक्सिमम सरफेस फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये सरफेस प्रोवाइड कराते हैं। दी एल्वियोलाई हैव वेरी थिन वॉल्स एंड कंटेन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। क्या है इनके पास में, क्या है, एक तो यहाँ कह रहे हैं हम लोग थिन वॉल है, बहुत ज़्यादा, इतनी थिन है कि उसमें से गैसेस का एक्सचेंज हो जाता है आसानी से, और इनके चारों तरफ एक्सटेंसिव ब्लड वेसल्स का नेटवर्क है। हमने देखा था ना, ब्लू और रेड कलर के पाइप्स थे चारों तरफ इनके, टू फैसिलिटेट एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जिससे क्या होता है गैसेस का एक्सचेंज होता है, ब्लड में गैसेस आना जाना उनका, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का और बाकी गैसेस का भी लगा रहता है। बहुत सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन पूछने के चांसेस वैसे ही कम होते हैं, एक दो नंबर के क्वेश्चन आएंगे, ये वाले आएंगे तो आपके एग्जामिनेशन में। तो अब अपन देख रहे हैं पेज नंबर 110। तो पेज नंबर 110 पर कितने क्वेश्चन हमें दे रखे हैं, 4 क्वेश्चन हमें दे रखे हैं। तो पहला क्वेश्चन आ जाओ, ले लेते हैं यहाँ पर। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ दीज कंपोनेंट्स। अपना ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरा याद होना चाहिए आपके, तो दिल पे दिमाग पे छप गया होगा अभी तक, मैं ऐसा मान करके चल रहा हूँ। ड्राइंग्स जो जो हमने बनाई थी आपको बहुत अच्छे से आती होंगी। तो 3 कंपोनेंट्स हैं, हमें बहुत अच्छे से पता है कौन से हैं। हमारे पास में हार्ट है, ब्लड है और ब्लड वेसल्स हैं, ये हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं हमारी बॉडी में। फिर हमने कहा इनका फंक्शन हमसे पूछा है, तो देखो डिपेंड कर रहा है कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन है। आपसे अगर यही क्वेश्चन 10 मार्क्स का पूछ ले तो हमें ऐसे राइटिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं ऐसा मान करके चलना है। आपसे यही क्वेश्चन 3 मार्क्स का ही पूछा है तो फिर जितना हम बता रहे हैं उतना इनफ है। आपसे यही क्वेश्चन पूछ करके आगे लिख दिया है, ऑल्सो ड्रॉ अ लेबल्ड डायग्राम ऑफ ह्यूमन हार्ट, क्रॉस सेक्शन ऑफ अ लेबल डायग्राम ऑफ अ ह्यूमन हार्ट, ऐसा क्वेश्चन लिख दिया, और मान लो 5 मार्क्स का क्वेश्चन दे दिया, तो लिखना तो इतना ही है, 2 मार्क्स का फिर वो डायग्राम हो जाएगा। तो इस तरह से मैं आपको कह रहा हूं थोड़ा सा समझ के चलना है सब कुछ। फंक्शन क्या है हार्ट के, हार्ट रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स एंड पंप्स इट टू लंग्स फॉर एनरिचिंग विद ऑक्सीजन। हार्ट क्या करता है, ब्लड को रिसीव करता है, ठीक है, और कहाँ से ब्लड को रिसीव करता है, लंग्स में से, फिर उसको पंप करता है बॉडी में। फिर अगर हम देखें तो ये जो है अलग अलग जगह लिख रहे हैं, बस अपन मेन तो क्या है, हार्ट का फंक्शन क्या, काम क्या है, फंक्शन क्या है कि ब्लड को कलेक्ट करना। हार्ट ब्लड कौन सा, दोनों तरह का ब्लड जो है रिसीव करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी रिसीव करता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी रिसीव करता है, और फिर उसको पंप करता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करके उसको लंग्स की तरफ पंप करता है ताकि लंग्स में से वापस प्योरिफिकेशन होकर हार्ट में आए ब्लड, और फिर उस ब्लड को रिसीव करके पूरी बॉडी में पंप करता है। तो बेसिकली हार्ट क्या है, एक पंपिंग मशीन है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग रखने का काम कर रही है। तो देखो यहाँ पर पहले हमने कहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है, ठीक है, बॉडी पार्ट्स में से, और उसको लंग्स के लिए पंप कर देता है, और फिर लंग्स से प्योरिफाइड ब्लड को रिसीव करता है और उसको अपनी बॉडी में दूसरी जगह पे रिसीव करता है, मतलब क्या करता है, पंप करके भेज देता है। समझा था अपन ने। ब्लड का क्या फंक्शन है, बहुत सिंपल है, ब्लड ट्रांसपोर्टेशन कराता है। क्या ट्रांसपोर्ट कराता है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, डाइजेस्टेड फूड, हॉर्मोन्स, नाइट्रोजनस वेस्ट, और भी काफी सारी चीजें हैं, इसमें सब कुछ आ जाता है वैसे तो, ठीक है। ऑक्सीजन उसी में जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड उसी में जा रही है, जो डाइजेस्टेड फूड में जो भी चीजें हैं वो सब उसी में जा रही हैं, प्लाज्मा वो उसी में चल रहा है, ब्लड उसी में चल रहा है, लिम्फ उसी में चल रहा है, व्हाइट ब्लड सेल्स उसी में चल रहे हैं, रेड ब्लड सेल्स, सब तो उसी में चल रहा है। तो मेन ट्रांसपोर्टेशन का काम किसका, ब्लड का है। और क्या करता है, इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम डिजीज एंड रेगुलेट्स द बॉडी टेम्परेचर। हमने लिखा ना कि ये बॉडी को डिजीज से बचाता है, तो इसका मतलब क्या है, ये ना व्हाइट ब्लड सेल जो होते हैं ब्लड में वो ठुकाई करना चालू कर देते हैं। किसकी ठुकाई करना चालू कर देते हैं, जो भी बाहर से पैथोजेंस आते हैं ना, जो भी बैक्टीरिया वगैरह आते हैं, तो व्हाइट ब्लड सेल्स उनसे लड़ना चालू कर देते हैं, एंटीबॉडीज वगैरह बना लेते हैं और उनको भगा देते हैं बॉडी से। तो एक तो ये कर लिया, और ब्लड ही क्या करता है, टेम्परेचर रेगुलेशन। गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा तो ब्लड समझ जाता है, तो ब्लड है ना पानी बाहर निकलवा देता है बॉडी से, बोले बाहर निकलो, थोड़ा एवेपोरेशन होता है बॉडी से पानी का, ठंडक महसूस होती है बॉडी को। सिंपल, वेरी सिंपल।
तो लिख दिए बस। तीसरा है हमारे पास में क्या, ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स का क्या फंक्शन है, तो 3 तरह की ब्लड वेसल्स है हमारे पास में। तो ब्लड पुश्ड बाय हार्ट फ्लोज थ्रू द ब्लड वेसल्स, आर्टरीज उस ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में लेकर के जा रही हैं, एंड ऑल्सो कम बैक टू द हार्ट थ्रू दम, और फिर वो वापस हार्ट की तरफ भी लाने का काम ब्लड वेसल्स का ही है ब्लड को। तो ये सिंपल सी बात है। सेकंड क्वेश्चन देखो यहां पर, why is it necessary to separate oxygenated and deoxygenated blood in mammals and birds? ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा अपने को समझना पड़ेगा। यहां ध्यान दो आप लोग। हम कह रहे हैं क्या जरूरत है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट करने की, किन में, मैमल्स और बर्ड्स में। मैमल्स कौन है, वो एनिमल्स हैं जो अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीड करवाते हैं, ये याद रखो। मतलब बच्चे पैदा करते हैं, अंडे नहीं देते, बच्चे पैदा करते हैं और उनको दूध पिलाते हैं अपने ब्रेस्ट से, ऐसा समझो आप। तो वो मैमल्स हैं, और बर्ड्स भी सिमिलर कैटेगरी में ही है हमारे पास में। तो ये दोनों में एक चीज कॉमन है, समझना, मैमल्स में और बर्ड्स में एक चीज कॉमन है, वो क्या है कि दोनों वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स हैं। अब मैं बचपन में सुनता था ना वार्म ब्लडेड, जैसे हम भी वार्म ब्लडेड हैं, तो मैं सोचता था हम गर्म खून वाले लोग हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम गर्म खून वाले, समझने की कोशिश करना है इस चीज को। जैसे क्या होता है, वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड हमारे पास में 2 तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक तो है वार्म ब्लडेड और दूसरे हैं हमारे पास में कोल्ड ब्लडेड। तो मैं इधर कोल्ड लिख रहा हूँ, फिर इन चीजों को मैं मिटा दूंगा क्योंकि ये हमें समझनी है केवल। तो एग्जाम्पल अगर हम देखें ना, तो यहाँ पर तो जैसे वार्म ब्लडेड में हम ह्यूमंस आ गए, साथ ही साथ में मान लो बर्ड्स आ गए काफी सारे, तो ये सारे वार्म ब्लडेड है। कोल्ड ब्लडेड की अगर हम बात करें तो मैं सिंपल में लिख रहा हूं फिश। फर्क क्या होता है, मेजर डिफरेंस समझना। मेजर डिफरेंस ये होता है कि जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट कर सकते हैं। मतलब मान लो हम इंसान अगर सर्दी में जाके रहने लग जाए ना, हम लोग अगर साइबेरिया जाकर के रहने लग जाएं या हिमालय में चोटियों में जाकर रहने लग जाएं, तो हमारी बॉडी क्या करेगी, अंदर से बॉडी को गर्म रखने के लिए ज़्यादा एनर्जी बनाएगी और हमारे बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल में रखेगी। ऐसा नहीं होगा कि बाहर का एनवायरनमेंट चेंज हुआ तो हमारा भी काम खत्म, क्योंकि हम उस एनवायरनमेंट में रह नहीं पाए। ऐसा नहीं होता ह्यूमंस के साथ में या काफ़ी सारे बर्ड्स के साथ में, हमारी बॉडी हमें बचा लेती है। लेकिन ये जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स है ना, इनके साथ में ऐसा नहीं होता। एक कोई मान लो स्पेसिफिक कोई स्पीशी है फिश की, तो वो फिश की स्पीशी मान लो इंडियन ओशन में कहीं एक सर्टेन जगह पर रह रही है जहां पर टेम्परेचर लेट्स से कितना होता है, 30 डिग्री सेल्सियस होता है ऑन एन एवरेज टेम्परेचर। आपने क्या किया, इन फिशेस के पूरे फैमिली को, पूरे खानदान को उठा करके ऐसे भरा एक कंटेनर में पानी वानी के साथ में, और इनको ले जा करके आपने छोड़ दिया साउथ पोल के पास में। कहां पर, साउथ पोल के पास में। तो होगा क्या मेरे दोस्त, वहां पे साउथ पोल के यहाँ पे तो टेम्परेचर कम होगा। कितना होगा टेम्परेचर, लेट्स से वहां पर तो एवरेज टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस ही है, 18 हो गया वैसे, 15 मान लो तुम, 15 डिग्री सेल्सियस है। तो क्या होगा, ये जो फिशेस है ना, ये अपनी बॉडी के टेम्परेचर को बना के नहीं रख पाएंगी, और क्योंकि बाहर का टेम्परेचर इनके लिए सूटेबल नहीं होगा तो ये मर जाएंगी सारी की सारी। जबकि अगर ह्यूमंस के साथ ऐसा करो तो ह्यूमंस की बॉडी का क्या होता है, टेम्परेचर वही बना रहता है। क्यों, क्योंकि बॉडी अंदर से फिर उस तरह से एनर्जी प्रोड्यूस करने लग जाती है। तो ये डिफरेंस है किसमें, कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स में और वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स में। तो यहां हमें क्या समझना है, हमें ये समझना है कि जो वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स हैं, क्योंकि ये खुद की बॉडी का टेम्परेचर खुद रेगुलेट कर लेते हैं, किसी भी एटमॉस्फेयर में रहने की जद्दोजहद करते हैं, ठीक है। टेम्परेचर रेगुलेशन की बात करें हम यहाँ पर, मेजरली टेम्परेचर रेगुलेट खुद कर लेते हैं, तो इसलिए इनकी जो है ना एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। इनको एनर्जी बॉडी में बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, और क्योंकि एनर्जी फिर कहाँ से आती है, हमें पता है रेस्पिरेशन से आती है। किससे आती है, रेस्पिरेशन से आती है। और रेस्पिरेशन किसके कारण होता है, ऑक्सीजन के कारण होता है। तो क्योंकि एनर्जी ज़्यादा चाहिए तो ऑक्सीजन की भी ज़रूरत ज़्यादा होती है इनको। जबकि अगर हम इनकी बात करें, कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स की बात करें, तो क्योंकि इनको खुद की बॉडी के टेम्परेचर रेगुलेशन से मतलब नहीं होता, मर जाती है टेम्परेचर चेंज होते ही। तो ये फिर ऑर्गेनिजम्स जो हैं, इनको ज़्यादा एनर्जी नहीं चाहिए होती है। ज़्यादा एनर्जी नहीं चाहिए तो इसका मतलब ऑक्सीजन भी ज़्यादा
नहीं चाहिए, थोड़ी चलेगी, थोड़ी जाएगी बॉडी में ऑक्सीजन तो चल जाएगा, प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो यही चीज हम यहां समझना चाह रहे हैं कि इसलिए जो कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स है ना, उनकी बॉडी में अगर ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स में भी रहता है ना, तो प्रॉब्लम नहीं है बहुत ज्यादा। लेकिन अगर वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स हैं तो इनको पता होना चाहिए बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग से कहां पर है और कार्बन डाइऑक्साइड वाला डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी में कहां पर है, सो दैट जो हार्ट है उसको अच्छे से सेपरेट करे और बॉडी को जल्दी जल्दी धमाम बहुत सारी ऑक्सीजन दे, ये लो 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 और ऑक्सीजन लो और ऑक्सीजन लो। क्यों? बोले एनर्जी बनाओ एनर्जी बनाओ एनर्जी बनाओ, मरना नहीं है, एनर्जी बनाओ एनर्जी बनाओ और बनाओ। तो इसलिए वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स में ऑक्सीजन वाले ब्लड को और कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को सेपरेट करने की बहुत अच्छे से जरूरत होती है। ये एग्जांपल मैंने आपके सामने एक ड्रॉ करने की कोशिश की है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब मैं यहां से ये इंक हटा रहा हूं और इसको अपन आंसर को देखते हैं। क्या है आंसर? मैमल्स एंड बर्ड्स आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स। ये कैसे हैं? वार्म ब्लडेड है, अच्छा ठीक है। विच कीप देयर बॉडी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट, ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर कैसा रखते हैं? कॉन्स्टेंट। मतलब बाहर कुछ भी हो रहा हो, ये खुद अपनी बॉडी का टेम्परेचर मान लो कितना रहता है बॉडी का अंदर का, फ़ारेनहाइट्स में आपने देखा होगा और सेल्सियस में भी आपने देखा होगा। तो वो मेरे को एग्जैक्ट कितना होता है, 30s की रेंज में ही रहता है कुछ इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, 35 के आसपास में, 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास में। तो मान लो अपना ह्यूमंस का बॉडी का टेम्परेचर कितना रहता है? 37 डिग्री सेल्सियस हमारा इंटरनल टेम्परेचर है बॉडी का। तो ये इतना ही रहेगा। आप हिमालय में रह लो, आप साउथ इंडिया में जाकर के कोस्ट के पास में, गोवा के पास में जाके बीच पे बैठ जाओ धूप में, या आप कहीं बैठ जाओ जाकर के, समझ रहे हो इस बात को? तो कहने का मतलब ये कांस्टेंट रखते हैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द एनवायरनमेंट दे लिव। वो कहाँ रह रहे हैं, कौन सा एनवायरनमेंट है, दैट डजंट मैटर। फिर कह रहे हैं हम आगे यहाँ पर कि दिस प्रोसेस रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ ऑक्सीजन, और इसके लिए बहुत ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए फॉर मोर सेल्यूलर रेस्पिरेशन, ताकि सेल्यूलर रेस्पिरेशन ज्यादा हो, ताकि जो है वार्म ब्लडेड एनिमल्स जो है वो बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करें टू बैलेंस देयर बॉडी टेम्परेचर, ताकि उनका बॉडी का टेम्परेचर जो है वो बैलेंस हो सके। सिंपल है। Hence, it is very important for warm-blooded animals to separate oxygenated and deoxygenated blood to keep their circulatory system efficient, ताकि वो अपना circulatory system जो है बॉडी का वो efficient बना करके रख सके। ऐसा इसलिए जो है ब्लड को सेपरेट करना जरूरी है, किन में? मैमल्स में और बर्ड्स जैसे ऑर्गेनिजम्स में, जबकि नहीं है ऐसा किसमें जरूरी? कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स में, जो कि थोड़े से कम डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स हैं। फिर आगे देखो हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स इन हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट्स? हमें पता है, बहुत डिटेल में पढ़ा था अपन ने। दो टिश्यूज हैं हमारे पास में, कौन से? जाइलम है और फ्लोएम है। और क्या होता है इनमें कि भाई जाइलम जो है वो वाटर और मिनरल्स को लेकर के कंडक्ट करता है एक ही डायरेक्शन में, रूट से बाकी पार्ट्स तक, और जो सिमिलरली जो फ्लोएम है वो क्या ट्रांसपोर्ट करता है? फूड को, जो डाइजेस्टेड फूड है उसको लीव्स से हर तरफ जहां पर भी जरूरत है प्लांट में वहां पर लेकर के जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 सेज हाउ आर वाटर मिनरल्स ट्रांसपोर्टेड इन वाटर इन प्लांट, सॉरी, वाटर और मिनरल्स को कैसे प्लांट्स में हम ट्रांसपोर्ट करते हैं। मैं केवल एक छोटा आइडिया दे रहा हूं यहाँ पे, इन डेप्थ डिटेल में हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। तो जाइलम के जो पार्ट्स हैं कौन से? ट्रैकिड्स और वेसल्स। ये रूट्स में से जो भी वाटर है उसको पूरे प्लांट तक ले जाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। कौन से? ट्रैकिड्स और वेसल्स, 4 पढ़े थे। ये पानी को ले जाने का काम करते हैं, ठीक है। और ये क्या कह रहा है, कहाँ ले जाते हैं? स्टेम्स एंड लीव्स आर इंटरकनेक्टेड टू फॉर्म अ कंटिन्यूअस सिस्टम ऑफ वाटर कंडक्टिंग चैनल्स। तो कुल मिलाकर के ये जो पार्ट्स हैं ये किन में है? रूट्स में है, स्टेम्स में है, लीव्स में है, और अंदर ही अंदर कनेक्टेड है। जैसे हमारे पास में क्या बनता है? कंटिन्यूअस सिस्टम बनता है किसका? वाटर कंडक्टिंग चैनल्स का। वाटर कंटिन्यूअसली बह सकता है अंदर ही अंदर प्लांट्स में। तो फर्स्टली सबसे पहले क्या होता है? रूट हेयर में वाटर एंटर करता है, किससे? रूट प्रेशर से एंटर करता है। और प्रोसेस क्या कहलाता है ये वाला? ऑस्मोसिस पढ़ा था अपन ने। सबसे पहले पानी कहाँ एंटर कर रहा है? रूट हेयर में, मिट्टी में से ज्यादा कंसंट्रेशन से पानी कम कंसंट्रेशन की तरफ ऑस्मोसिस से चला जाता है। फिर हमने बोला था देन वाटर मॉलिक्यूल्स मेक अ कंटिन्यूअस कॉलम इन द जाइलम। तो वो क्या करता है? कंटिन्यूअस कॉलम बनाता है जाइलम में, किसके कारण? अडहेशन और कोहेशन फोर्सेस के कारण। पानी जो है चढ़ता है उसमें प्लांट में ऊपर की तरफ। फिर इसमें
लास्ट पॉइंट हमने मेंशन किया था कि लेकिन फिर भी जो सबसे इंपॉर्टेंट फोर्स यहां पर काम कर रहा है दैट इज ट्रांसपिरेशन पुल, जो कि प्लांट का 90% से भी वाटर को, जो ज्यादा वाटर है उसको ऊपर की तरफ सक करता है, ऊपर प्लांट ऊपर की तरफ अपने। समझ में आई आपको वाली बात? बहुत सिंपल है। देखो फोर्सेस को खाली ध्यान रखना है, टर्म्स को खाली ध्यान रखना है, 2-4 लाइंस हमें खुद से बनानी है, बहुत सिंपल है। फिर उसके बाद सेम क्वेश्चन है हमारे पास में, हाउ इज अ फूड ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स। आप ध्यान दो, थोड़ा जल्दी चल रहा है, मैं फिर बोलूंगा आपको। आप चाहो तो जब भी मैं साइड होता हूं स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो, वीडियो पॉज कर सकते हो, आंसर नोट डाउन कर सकते हो, आंसर को लिख सकते हो। भाई अगर मैं स्लो डिस्कस करूंगा आपसे तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि 1.5 घंटा 2 घंटा हमको एक क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने पड़ जाए। इतना बड़ा वीडियो आप भी देखोगे तो सोने लग जाओगे। तो द आइडिया इज कि हम थोड़ा जल्दी से इनको कवर अप करें क्योंकि पहले पढ़ चुके हैं। अब फूड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, पानी तो समझ लिया हमने। तो फूड देखो फिर सिंपल है, फ्लोएम में होता है। तो मूवमेंट ऑफ फूड इन फ्लोएम और ट्रांसलोकेशन, या इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन टेक्स प्लेस बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी। सुनने की बात है वाली, ये जो है ना, ये एनर्जी यूज करके होता है। प्लांट कौन सी एनर्जी यूज करता है, एटीपी। देखो क्या लिखा है हमने, शुगर मेड इन लीव्स लोडेड इनटू दी सीयू ट्यूब्स। जो लोडिंग का प्रोसेस होता है पढ़ा था अपन ने, लीव्स में शुगर बनती है, फ्रक्टोज बन रही मान लो, तो वो फ्रक्टोज को पहले वहां से हम लोग कहां तक लाते हैं, जो हमारा फ्लोएम वेसल है वहां तक, जो उसको लेकर के जाएगा आगे, जो ट्यूब है फ्लोएम का, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है, तो वो कहां से होकर के आता है, सीयू ट्यूब में आता है। अब इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, लोडिंग बोलते हैं। और इसमें है ना प्लांट को अपनी एनर्जी कंज्यूम करनी पड़ती है, और वो एनर्जी का कौन सा फॉर्म होता है, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। प्लांट खुद की एनर्जी खर्च करके ये काम करता है। फिर इसके बाद फ्री में काम होता है। कैसे काम होता है फ्री में, हमने समझा था कि अब क्या होता है, वाटर जो है ना वो एंटर कर जाता है जाइलम से फ्लोएम में। अच्छा क्यों एंटर करता है सीयू ट्यूब में, कंटेनिंग शुगर बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस ड्यू टू विच द प्रेशर इन द फ्लोएम टिश्यू राइजेस। मतलब होता क्या है, जाइलम में वाटर का अमाउंट बहुत ज्यादा होता है, फ्लोएम पास में होता है और फ्लोएम में वाटर नहीं होता। तो क्या होता है, पानी नेचर का तो नियम है भैया, कंसंट्रेशन इक्वल रहना चाहिए, नमक पानी जितना इधर है नमक पानी इतना इधर रहना चाहिए, बीच में अगर कोई लेयर है तो अब होता क्या है, जाइलम में खूब सारा पानी है, फ्लोएम में पानी नहीं है, अपन ने समझा था। तो जाइलम से पानी फ्लोएम में आ जाता है। क्यों आता है भाई, कंसंट्रेशन इक्वल रहे पानी का भी और जो बाकी सॉलिड्स हैं उनका भी। तो अब इधर आ गया पानी तो अब प्रेशर बढ़ जाता है फ्लोएम में, और ये प्रेशर बढ़ने के कारण क्या होता है, जो आसपास के एरियाज है जहाँ पर प्रेशर कम है वहां पर अब वो पानी तो जाता ही है, वो बाकी भी जो सामान है साथ में, जो सॉलिड हमारे पास में तैयार होकर के आई है, शुगर्स जो हैं वो भी ट्रेवल करने लग जाती हैं प्लांट में, फ्री में जो है, जहां पर प्रेशर कम है वहां पर सामान पहुंच जाता है। दिस हाई प्रेशर प्रोड्यूस्ड इन द फ्लोएम टिश्यू मूव्स द फूड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स हैविंग लेस प्रेशर इन देयर टिश्यू। तो जहां पर भी प्रेशर कम है वहां पे पानी सारा मूव करता है। This allows the phloem to transport food according to the needs of the plants। और ये क्या अलाउ करता है, प्लांट को फूड को ट्रेवल कराने में उसकी नीड के हिसाब से अलाउ करता है कि कहां उस फूड को लेकर के जाना है। अब हमारे पास में फाइनली जो है पेज नंबर 112 है, एंड आई गेस कि ये हमारे पास में लास्ट के 3 क्वेश्चंस, तो हमारे इंडेक्स्ड क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे। फिर अपन नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे एनसीईआरटी के जो पीछे के क्वेश्चंस हैं हमारे पास में, कुछ नहीं छोड़ेंगे अपन, सब पढ़ना है अपने को, बहुत डिटेल में पढ़ना है। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ नेफ्रॉन्स। DIY मैं नहीं करा रहा, तुमको खुद ही करो। जस्ट इसके पिछले लेक्चर में, मतलब जो लास्ट हमारा लेक्चर था उसमें हम नेफ्रॉन के बारे में ही पढ़ रहे थे। तो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर हमने समझा था, ड्राइंग्स बनाना सीखी थी उसकी। अगर एग्जाम में आपको स्ट्रक्चर बनाने को बोले तो देयर आर हाई चांसेस कि वो आपको ड्राइंग बनाने के लिए बोलेगा। फिर उसमें हमने दिखाया था कि है ना, वहाँ पर एक कप जैसा स्ट्रक्चर है, फिर उसका ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है, फिर उसमें नाम भी दिए थे अपन ने अलग अलग। तो ये आप खुद से भी बना सकते हो। और इसमें जो बोला है एंड फंक्शनिंग, तो फंक्शनिंग तो मैंने लिखा ही है आपको पिछले लेक्चर में, पूरा तो फंक्शनिंग लिखी है, आप नोट डाउन करना कॉपी में, फिर खुद से उस क्वेश्चन को प्रिपेयर करके बिना देखे भी लिखने की कोशिश करके देख लेना। सिखा चुका हूं मैं आपको, ठीक है, तो मैं नहीं करा रहा वाला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट आर द मेथड्स यूज्ड बाय प्लांट्स टू गेट रिड ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। प्लांट्स अपने जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं उनको बॉडी से बाहर कैसे निकलते हैं। आज का लेक्चर हमने शुरू ही इस टॉपिक से किया था, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, तो वही चीज वापस यहाँ पर रिपीट हो रही है। बहुत सिंपल है, देखो यहाँ लिख दिया है अपन ने, प्लांट्स गेट रिड ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स। 3 हम उनके पास में वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, पहला गैस, दूसरा वाटर और तीसरा सॉलिड। सॉलिड कौन से हैं, ऑर्गेनिक। तो गैस वाले को कैसे बाहर निकालते हैं, स्टोमाटा से।
कहाँ होते हैं स्टोमाटा? लीव्स में होते हैं। कैसे निकलते हैं ये? हमें पता है कि ना डिफ्यूजन से निकल जाते हैं। यहाँ पर हमने एक चीज और लिखी है वैसे, एंड लेंटिकल्स इन स्टेम्स। तो लेंटिकल्स जो है वो कहाँ पर है हमारे पास में? स्टेम्स में भी कुछ एक ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जहाँ पर प्लांट्स क्या करते हैं, इन चीज़ों को जो गैसियस वेस्ट है उसको बाहर निकाल देते हैं। क्लियर हुई आपको वाली बात? सेकंड क्या है? द प्लांट्स गेट रिड ऑफ स्टोर्ड सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट बाय द शेडिंग ऑफ लीव्स। पत्तियों को झाड़ देते हैं। पीलिंग ऑफ बार्क, जो उनकी बार्क है बाहर से, क्या बोलते हैं उसको, छाल जो है उसको झाड़ देते हैं। एंड फेलिंग ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट्स वगैरह में से भी वो अपना काफी सारा जो है सॉलिड या लिक्विड वेस्ट निकाल देते हैं, बल्कि ऑयल्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं हम लोग। और उसके अलावा अगर हम देखें ना, प्लांट्स गेट रिड ऑफ वेस्ट बाय सिक्रीटिंग देम इन फॉर्म ऑफ गम एंड रेजिन्स। ये गम और रेजिन जो मैंने आपको बताया था, फोटो भी देखा था अपन ने इनका, तो प्लांट के लिए तो ये वेस्ट ही है। मतलब लीव्स को शेड करना, गैसेस वेस्ट को स्टोमाटल पोर से निकाल देना, वेस्ट को पानी में निकाल देना, वेस्ट को मिट्टी में निकाल देना, पत्तियों को झाड़ देना, अपन ने समझा ही था, गम्स, रेजिन्स और अलग अलग तरह के ऑयल्स बनाना, और भी लेटेक्स वगैरह भी अपन ने एक दो चीज़ें और भी पढ़ा था। तो ये सारी चीज़ें हैं। प्लांट्स ऑल्सो एक्सक्रीट सम ऑफ वेस्ट सब्सटेंस इनटू द सॉइल अराउंड देम। मिट्टी में भी डाल ही देते हैं। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। छोटा सा आंसर अपने को आना चाहिए, 5-6 लाइन्स का, ज़्यादा नहीं, 5-6 लाइन्स बहुत है। फिर इसके बाद हमारे पास में शायद लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, हाउ इज द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस्ड रेगुलेटेड। हमारे बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में जो यूरिन सिक्रीट होता है, जो टॉयलेट बनता है, तो ये कभी आपने नोटिस किया होगा, हम टॉयलेट बहुत ज़्यादा करते हैं। कभी टॉयलेट है ना बहुत ज़्यादा थिक होता है, कंसंट्रेटेड होता है, येलोइश टॉयलेट होता है एकदम, और है ना वो काफ़ी बार क्या होता है, एकदम पानी जैसा ही होता है टॉयलेट। तो ये अमाउंट कैसे रेगुलेट हो रहा है? तो वैसे तो ये इन डेप्थ टॉपिक है, लेकिन क्योंकि हमारी बुक में ना डिटेल में नहीं दे रखा, तो जितना दे रखा है उसके हिसाब से अपन देखेंगे। क्या है? अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ एक्सेस वाटर। हम पानी कितना पी रहे हैं इस पर डिपेंड करता है। आप जब पानी ज्यादा पीते होगे तो बहुत ज्यादा टॉयलेट आता है, यूरिन आता है, और उस यूरिन का आप कलर वगैरह देखोगे तो पानी की तरह होता है, मतलब है ना, कंसंट्रेशन नहीं होता, ढीला सा होता है, पतला पतला सा ही होता है। और डिजॉल्व्ड, और उसके अलावा कौन किस पर डिपेंड कर रहा है? डिजॉल्व्ड वेस्ट प्रेजेंट इन द बॉडी। और उसके अलावा हमारी बॉडी में कितना डिजॉल्व्ड वेस्ट है उस यूरिन में या उस ब्लड में। तो वेस्ट बहुत सारे हैं ना, जैसे मान लो नाइट्रोजन वाला जो वेस्ट था, नाइट्रोजनस वेस्ट, यूरिया था, यूरिक एसिड था, तो ये अगर बहुत ज्यादा है तो बॉडी को बहुत ज्यादा टॉयलेट करना पड़ेगा उसको बाहर निकालने के लिए। नहीं है तो कम बॉडी टॉयलेट करेगी ना। समझ में आई आपको वाली बात? इसीलिए लिखा है, दो चीजें तो ये हो गई, एक तो अमाउंट ऑफ वाटर कितना है उस पर डिपेंड करता है, पानी कितना पी रहे हैं अपन उस पर। दूसरा डिजॉल्व्ड वेस्ट कितना है उसमें, उस पर डिपेंड कर रहा है। और इसके अलावा कुछ एक और भी फैक्टर्स हैं, जैसे ना एनवायरनमेंट हो सकता है। काफ़ी बार होता है ना, हम लोग ऐसी जगह पे चले जाते हैं, ठंड होती है तो हम बहुत ज़्यादा टॉयलेट करते हैं। ठंड में करते हैं कि मतलब ऐसे कुछ मौसम डिफरेंस चेंज जब होता है ना, तो हमें टॉयलेट बार बार जाना पड़ता है, बहुत टॉयलेट लगती है। और ADH हार्मोन, या इसके अलावा कुछ एक और भी फैक्टर्स है, जैसे कुछ एक हार्मोन्स भी हमारी बॉडी में जो यूरिन के फ्लो को वो करते हैं, कंट्रोल करते हैं। फ्लो को तो नहीं, मतलब उनके क्वांटिटी कितनी बन रही है उस चीज़ को कंट्रोल करते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल कौन हो गया हमारे पास में? ADH हार्मोन हो गया एग्जांपल के लिए, विच रेगुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ यूरिन, जो कि किसका प्रोडक्शन रेगुलेट करता है? यूरिन का। तो आई होप आपको अपना जो है लेक्चर आज का सब कुछ समझ में आया है बड़े से इस लेक्चर में। सॉरी, वैसे तो मैं थैंक यू बोल के जाता हूँ लास्ट में, कह रहा हूँ आज सॉरी कह रहा हूँ कि भाई तुम देख लेना, अब क्वेश्चन आंसर तो डिस्कस करने ही पड़ेंगे, वी डोंट हैव एनी अदर वे। बाकी नेक्स्ट क्लासेस में अपन कोशिश करेंगे कि क्लास के जो बीच में क्वेश्चन हो रहे हैं ना वो उस टॉपिक के साथ में ही हो जाए, सो दैट हमें लास्ट में इतना लंबा लेक्चर क्वेश्चंस का नहीं लेना पड़ेगा। बाकी इसके अलावा अपन एक छोटा सा लेक्चर और भी लेंगे यार क्वेश्चन आंसर्स का, जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं। अभी के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय। एक आध वर्ड्स मैंने हो सकता है कहीं पर फ्लो में गलत बोले हों, तो आप प्लीज़ उनको माइंड मत करना, उनको सही कर लेना। कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स कर दी हो मैंने एक आध, उनको भी आप लोग सही कर लेना। बहुत अच्छे से पढ़ना, बहुत मेहनत करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।